हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। इसमें हम करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जिस भी एग्जाम के सिलेबस में है उस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेशन एक लंबा सा मैराथन सेशन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मैंने लिया है NCERT क्लास 12th बायोलॉजी से। उसमें एक चैप्टर है इकोसिस्टम। परसों हमने बायोडाइवर्सिटी वाला किया था, ये इकोसिस्टम का है। ठीक है, इकोसिस्टम पे, और इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो ये हम करेंगे एक वन बाय वन करके। ठीक है, तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी परसों से VLW बैच के लिए, जो हमारा कोर्स अवेलेबल है ना WS अकेडमी की एप्लीकेशन पे, जो हमारी ऐप है WS अकेडमी की, तो वहाँ पे VLW का कोर्स अवेलेबल है। 9 से 10 कंपोनेंट्स एक जगह पे रखे हैं, तो वो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए आपको WS अकेडमी की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हमने कुछ दिनों के लिए ऑन किया है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। एंड द राइट आंसर इज, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तो सारा गैसियस साइकिल है, और यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस साइकिल। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, फॉस्फोरस साइकिल। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। इन पॉड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स विद। फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, कहाँ पे? पॉन्ड इकोसिस्टम में, तालाब के इकोसिस्टम में। जूप्लैंक्टन, स्मॉल इंसेक्ट्स, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस। एंड यस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। आपने सक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है, प्राइमरी होती है, सरल, पॉइनियर, सरल, क्लाइमेक्स। ठीक है, स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है? और लास्ट वाली, सरल, पॉइनियर, क्लाइमेक्स, ऑल ऑफ द अबव। एंड यस, द राइट आंसर विल बी, शाबाश, क्लाइमेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है स्टेबल। ठीक है, ओके। Which of the following is a pioneer species in zooid succession? Pioneer species इनमें से कौन सी है? Phytoplanktons, lichens, bryophytes, sages. And the right answer will be lichens. Lichens are the pioneer species, क्योंकि वो starting organisms ही होते हैं वहाँ पे। Which of the following statements is correct for secondary succession? इनमें से कौन सा secondary succession के लिए ठीक है? It begins on a bare rock, it occurs on a deforested area, it follows the primary succession, it is similar to primary succession but has a relatively fast pace. तो सबसे perfect यहाँ पे statement कौन है secondary succession के लिए? ऑप्शन डी, ये primary succession की तरह ही होता है। कौन secondary succession? बट इसकी पेस होती है फास्ट। ये थोड़ा प्राइमरी से फास्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी के टाइम वहाँ कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को कम बैक करना मुश्किल होता है। लेकिन सेकेंडरी के टाइम थोड़ा कुछ होता है, तो थोड़ा सा फास्ट पेस होता है इसका। ठीक है बच्चा लोग, ओके। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज। प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करेंगे और वाटर की बात करेंगे, अगर प्राइमरी सक्सेशन वाटर में बात करेंगे, तो इनमें कौन सी सीक्वेंस होती है कम्युनिटीज की? राइट सीक्वेंस। फाइटोप्लैंक्टन, सेजेस, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ग्रास एंड ट्रीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सेजेस, ग्रास एंड ट्रीज। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सेजेस, फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रीड, स्वैम्प, सेजेस, मीडोज एंड ट्रीज। बताइए कौन सा सीक्वेंस आपको लग रहा है सही? क्या आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा है? एंड ऑप्शन डी सबसे पहले होगा वहां पे फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि यूजुअली वाटर बॉडीज का फूड चेन स्टार्ट ही होता है उससे। रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रीड, स्वैम्प, सेजेस, मेडो एंड ट्रीज। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रिजर्वर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ जियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं ना, उनका रिजर्वायर कहाँ पे होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो? ऑब्वियसली वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। आप देखो N2 78% अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में,
O2 वो भी मैगदान में वहीं पे पसंद है, ऑक्सीजन साइकिल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी पे है, वहीं पे है। तो जो भी बायोजियोकेमिकल गैसियस साइकिल्स है ना, वो ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में ही उनका रिजर्व होता है। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो उस वो हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रस, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। बताइए, जब प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमें किस में हेल्प करते हैं, इन द रिलीज ऑफ, एंड यस द राइट आंसर विल बी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। जो ह्यूमस होता है ना, उसमें वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। Which of the following ecosystems is most productive in terms of net primary production? कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में? डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ओशंस एंड एस्चुरीज। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इज द राइट आंसर। Approximately how much of the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis? तो सोलर एनर्जी, हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। तो जैसे प्लांट पे पड़ती है सोलर एनर्जी, तो फिर यहाँ से वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो कितनी सोलर एनर्जी जो कि लीव्स में फॉल होती है फिर कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। लेस देन 1%, 2 to 10%, 30%, 50%। तो आपको पता है सोलर एनर्जी कहाँ पे पड़ती है, प्लांट्स पे पड़ती है, लीव्स पे पड़ती है। फिर प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। वो उस सोलर एनर्जी को क्या करता है, वो उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो कितनी परसेंट कन्वर्ट होती है, कितनी परसेंट सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है? सो 2 to 10%। And what is the right answer here? Here 2 to 10%. Okay, moving to another question. Vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem is called. Different species जो होती है ना, different levels, ecosystem के different levels में, उसके vertical distribution को हम क्या बोलते हैं? Vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem is called. उसको हम बोलते हैं stratification। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है stratification. So what is stratification? It's the vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem. कि ecosystem के different levels में different species कहाँ पे distribute करके हैं। Rate of production of biomass is termed as, the rate of production of biomass is termed as productivity. The degradation of humus by some microbes to release the inorganic nutrients is called, अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसको बोला जाता है मिनरलाइजेशन। जब क्या किया जाता है, जब ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करते हैं ह्यूमस पे और वहाँ से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कराते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्योंकि इस प्रोसेस से सॉइल में मिनरल ऐड होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मिनरलाइजेशन। Digestion of organisms is the beginning of detritus food chain. Detritus food chain, जो different types of food chains होती है, जो detritus food chain होती है ना, उसका start किस organism से होता है? Death of organisms, मतलब जो dead organisms होती है ना, उससे। So death of organisms is the beginning. जब एक organism मरता है ना, तो उससे start होती है एक detritus food chain, क्योंकि detritus food chain की शुरुआत ही होती है dead decaying organisms से, ठीक है। Digest are the saprotrophs which meet their energy requirement by degrading the detritus. आपको पता है heterotrophs की different types होती है, उनमें एक saprotroph भी होता है। तो कौन है saprotrophs जो कि अपनी energy requirement कहाँ से लेते हैं? detritus को, dead matter को decay करके। तो obviously decomposers, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स को, डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, फिर वहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं, खाना लेते हैं, ठीक है। The amount of energy digest at successive trophic levels, the amount of energy क्या होती है different trophic levels पे, जैसे ये है
डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाती है जो ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं? एनर्जी का पैरामिड हमेशा अपराइट होता है क्योंकि ये डिक्रीज हो जाती है एनर्जी। जो प्लांट्स, जैसे सनलाइट पड़ती है प्लांट्स से, प्लांट्स खाना बनाते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होती है। फिर प्लांट्स खुद के लिए भी कुछ यूज़ करते हैं, कुछ खुद को बनाने में यूज़ करती है, फिर वो ट्रांसफ़र यहाँ होती है, लेकिन वो कम होती है। इसको हम बोलते हैं 10% रूल। तो एनर्जी डिक्रीज होती है एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। द डाइजेस्ट इज मेजर्ड एज बायोमास और नंबर पर यूनिट एरिया। Standing crop. The standing crop is measured as biomass or number per unit area. The pyramid of number in a grassland ecosystem is grassland ecosystem में जो pyramid of number है वो क्या होता है? वो upright होता है। अब मुझे बताओ ग्रास क्या है? ग्रास तो ऑब्वियसली बेस पे आएगा। ग्रास ज्यादा होगा या ट्रीज ज्यादा होंगे? ग्रास ही ज्यादा होगा ना, फिर बाकी जानवर या ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। तो ये अपराइट होता है। आर द पॉइनियर स्पीशीज इन द प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ रॉक? क्या प्राइमरी सेक्शन में जो पॉइनियर स्पीशीज होती है क्या वो रॉक पे होती है? अच्छा, वो कौन सी स्पीशीज होती है जो रॉक पे होती है? लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स। द टेक्निकल टर्म गिवन टू न्यूट्रिएंट साइकिल्स इज डाइजेस्ट साइकिल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल। टेक्निकल टर्म जो यूज की जाती है ना न्यूट्रिएंट साइकिल्स के लिए, बायोजियोकेमिकल। इनको मैच करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखो यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फॉस्फोरस साइकिल, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, amount of mineral nutrients in the soil at a given point of time, sedimentary cycle, herbivores and carnivores in near equilibrium with the environment, mass of living matter in a tropical area at a given point of time, phytoplanktons। देख लीजिए, अभी हमने ऊपर देखा फॉस्फोरस साइकिल क्या है? ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है कि नहीं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? हमने पढ़ा इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट होता है, ये स्टेबल होती है, पढ़ा ना हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात हमने पढ़ी फॉस्फोरस साइकिल जो है सेडिमेंट्री साइकिल है। दूसरी बात हमने ऊपर पढ़ी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट क्योंकि ये स्टेबल होती है, लास्ट कम्युनिटी होती है और स्टेबल होती है। ठीक है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हर्बिवोर्स एंड कार्निवर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्राइमरी फाइटोप्लैंक्टन्स, वाटर में अगर हम देखेंगे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये दिए कि होंगे ऑप्शन। देखो एफ को हम देखेंगे इतना ठीक हुआ है कि नहीं। एफ को आएगा 3, ये देख लीजिए एफ को हमने 3 कर लिया। ठीक है। ई को आएगा 2, ई को हमने 2 कर लिया, ये भी ठीक है। डी को आएगा 6, डी को हमने 6 कर लिया, ये भी ठीक है। सी को आएगा 4, सी को हमने 4 कर लिया, ये भी ठीक है। सो बी को यहाँ पे 1 आएगा और ए को 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा अभी, स्टैंडिंग क्रॉप जो है ना, मास ऑफ लिविंग मैटर इन अ ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और स्टैंडिंग क्रॉप, अब स्टैंडिंग क्रॉप फिर क्या होता है? अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉइल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट होती है अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, शाबाश। अब यहां पे फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। पैरामिड ऑफ एनर्जी, pyramid of biomass, climax community, hydrarch succession, phytoplanktons, mesos forest, upright, inverted, always upright, pioneer species। देख लीजिए pyramid of energy क्या होता है? हमेशा upright होगा क्योंकि वो बेस पे ही सबसे ज्यादा होता है, ऊपर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। इज इट करेक्ट? हाँ, देखो ए को आएगा 4, ए को क्या आएगा? 4 आएगा। शाबाश।
क्योंकि 10% रूल लगता है कि हमेशा जो है कम कम एनर्जी फिर ऊपर ऊपर जाती है ट्रॉपिक लेवल्स में। सो बी को आएगा 3। जो पायरामिड ऑफ बायोमास होता है ना, वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। कैसे? आपको पता है कि जो टॉप कार्निवर्स होंगे उनका बायोमास ऊपर भी हो सकता है, या जैसे हम एक्वेटिक में देखेंगे वेल्स, बड़ी बड़ी शार्क्स वो ऊपर होती हैं, उनका वेट बहुत होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मिसिक फॉरेस्ट, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल होता है तो बड़ा फॉरेस्ट होगा, जो स्टेबल कम्युनिटी होगी, लास्ट कम्युनिटी होगी, है ना। एंड डी को आएगा 1, सक्सेशन, हाइड्रोज सक्सेशन फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, शाबाश। Natural or man-made disturbances during succession can convert a particular seral stage to an earlier stage. True. अगर डिस्टर्बेंस होगी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मेन मेड हो, तो वो वहाँ पे एक फिर से कम्युनिटी बन रही होगी तो वो फिर से तबाह हो सकती है। ठीक है, द pioneer species always remain in equilibrium with the environment and do not change easily. दिस इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता तो ट्रू होता। पॉइनियर तो स्टार्ट वाली ही होती है, तो लेकिन क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है ना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबल होती है और इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ रिजर्वर ऑफ एनी न्यूट्रिएंट साइकिल इज टू स्टोर एज मच एज मैटर एज पॉसिबल। सो दिस इज फॉल्स। तो स्टोर करने की बात है ही नहीं। जैसे हमने अभी देखा रिजर्वायर क्या होता है, गैसियस साइकिल्स का एटमॉस्फेयर होता है, वो चलता रहता है चलता रहता है। ओके, इन हेडॉज सक्सेशन द मार्श मेडो स्टेज इज प्रेसिडेड बाय द स्क्रब स्टेज। ट्रू और फॉल्स? सो इट इज गिवन फॉल्स हियर। सो इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू, जस्ट रीड अबाउट दिस थिंग। सक्सेशन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ना, वो पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। In an ecological pyramid, the amount of energy available at the lower tropic level is always more than that at higher tropic level. Obviously, नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा एनर्जी होती है ऊपर से, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि जितना ऊपर ऊपर हम जाएंगे एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, मार्क द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें क्या ऑड वन है? देखो, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, रेड स्वेम डीर, लाइकन्स। तो इसमें क्या ऑड वन है बताइए? लाइकन्स इसमें ऑड वन है। बाकी कहाँ पे होती है? बाकी ऑब्वियसली जो ये है वाटर में होती है, ये फूड चेन। ओके, फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, इसमें से ऑड वन आउट हमें निकालना है। सो यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन इज द ऑड वन आउट। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम क्या होता है? तो एक इकोसिस्टम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर बायोटिक कंपोनेंट्स interact among themselves and also with the abiotic और physical factors। तो जो इकोसिस्टम है ये एक फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। जैसे एक तो ऑर्गेनिजम्स में आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पानी के साथ, सॉइल के साथ, हवा के साथ। ठीक है, तो वो हो गए एबायोटिक यूनिट्स, मतलब जो नॉन लिविंग यूनिट्स होती है उनके साथ भी और आपस में भी। ठीक है, What is meant by species composition in an ecosystem? Species composition का क्या मतलब होता है इकोसिस्टम में? Species composition refers to all plants, animals, microbial species present in a given ecosystem. एक इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, What is stratification in an ecosystem? इकोसिस्टम में हम स्ट्रैटिफिकेशन किस चीज को बोलते हैं? Stratification in an ecosystem refers to vertical distribution of different species occupying different levels. ठीक है, stratification in an ecosystem हम किसको बोलते हैं? vertical distribution of different species occupying different levels, उसको हम बोलते हैं stratification. How is stratification represented in an forested ecosystem? Forested ecosystem में हम कैसे represent करते हैं stratification को? In a forest, trees occupy the upper topmost vertical strata. Obviously, forest में सबसे जो होता है ना, ऊपर लेवल पे क्या होगा? ट्री ही होगा, उसके नीचे होगा श्रब्स होगा, सेकंड पे हर्ब्स होगा, बॉटम लेयर हर्ब होते हैं ना छोटे छोटे, उसके बड़ा होता है श्रब और उससे बड़ा होता है ट्री। तो ये होगी फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन इस तरह से।
हाउ इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम डिटरमाइंड, हम एक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर produced per unit area over a period of time by plants during photosynthesis. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कितना बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ एक यूनिट एरिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, प्लांट्स से कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. GPP minus R is equal to NPP. What does R represent in the given equation for productivity in an ecosystem? तो R represents respiratory losses. देखो क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, वहां पे प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वहां पे क्या बनाता है, खाना, फूड, उससे एनर्जी मिलती है. कुछ फूड वो खुद के लिए यूज करता है. जब प्लांट रेस्पायर करता है ना, रेस्पिरेशन करता है ना, ऑक्सीजन अंदर लेता है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म में खर्च होती है एनर्जी. बाकी वो खुद के पत्ते, स्टम खुद को बड़ा करने के लिए यूज करता है. ठीक है, तो ये जो आर है ना, ये प्लांट को खुद के लिए काम आती है, रेस्पिरेशन के काम आती है. इसीलिए जो एनर्जी होती है ना, वो अपराइट होती है हमेशा, क्योंकि कुछ एनर्जी पहले ऑर्गेनिज्म खुद के लिए यूज करेगा, फिर एनर्जी कम रहती है, फिर वो बाकी ट्रॉपिक लेवल्स में ऊपर जाती है. What is net primary productivity of an ecosystem? Net primary productivity of an ecosystem refers to biomass available in the producers for consumption by heterotrophs, that is herbivores और जो है तो यहाँ पे क्या बोलती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की बोलते हैं हम कि कितना बायोमास अवेलेबल है प्रोड्यूसर्स में, किसके लिए, कंजप्शन के लिए. और कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूम करेगा हेटेरोट्रॉप, जो खुद से खाना नहीं बना सकता है, खुद से खाना बनाता है प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर में कितना बायोमास अवेलेबल है हेटेरोट्रॉप्स के लिए. हेटेरोट्रॉप्स में हर्बिवोर्स भी आता है और डिकम्पोजर्स भी आता है, और इवन हेटेरोट्रॉप्स में हर्बिवोर भी आएगा और कार्निवोर भी आएगा. Write the equation that helps in deriving the net primary productivity of an ecosystem. और what is the net primary productivity of an ecosystem derived? तो ये इक्वेशन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, कितना हमें रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी लगती है, इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. पहले हमें कितनी प्रोड्यूस, कितना हमने किया, माइनस रेस्पिरेटरी लॉस कितना हुआ, वो हमें देता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो ये इक्वेशन भी याद रख लेना, ये बहुत ईजी है और आ भी सकता है एग्जाम में. ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बायोमास अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर्स फॉर कंजप्शन बाय हर्बिवोर्स, कि कितना बायोमास अवेलेबल है जो कि हर्बिवोर्स खा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हर्बिवोर्स जो है ना, वो प्लांट्स खाते हैं और वो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं. ठीक है, what is the net primary productivity, how is the net primary productivity different from gross primary productivity? Write a difference between net primary productivity and gross primary productivity. So obviously net primary productivity refers to biomass available at the one producer level to the primary consumers. तो ये होता है GPP minus respiratory loss. तो gross primary productivity is the rate of production of organic matter by producers during photosynthesis. ठीक है, what is the approximate value of net primary productivity of the biosphere? Approximate value कितना है? It is 170 billion tons of dry weight organic matter. इतना एक बायोस्फीयर बनाता है. ठीक है, शाबाश. So next question is, how much of productivity is contributed by oceans? Oceans contribute about 55 billion tons organic matter. Why is the assimilation of energy at the herbivore level called secondary productivity? Herbivore level पे हम इसको क्यों secondary productivity बोलते हैं, assimilation of energy को? Herbivores are the primary consumers. इतना तो आपको पता होगा कि जो जैसे ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना. जो हर्बिवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं. तो ये क्या, ये कंज्यूमर्स है, ये खुद खाना नहीं बनाते, कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को. सो
हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हम क्यों इनको बोलेंगे, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि हर्बीवोर होते हैं सिर्फ प्लांट खाते हैं, तो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। द रेट ऑफ एसेम्बलेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बायोमास एट अ कंज्यूमर लेवल इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो अब उन्होंने खाया, हर्बीवोर्स ने क्या खाया, प्लांट को, ठीक है, प्लांट प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर कंज्यूमर है, इसने प्रोड्यूसर को खाया या प्लांट के पार्ट को खाया, जैसे शीप है वो पत्ते खाता है प्लांट के, ठीक है। तो अब जो ये नया इसको वेट इससे इंक्रीज हुआ, एनर्जी मिल गई, ठीक है, ये जो बायोमास बना ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बायोमास, ये हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो हो गई, इसके वेट इंक्रीज हो जाएगा ना हर्बीवोर्स को खाना खा के, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो प्लांट बनाएगा, प्रोड्यूसर बनाएगा, राइट, ओके। ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल टू हर्बीवोर्स, गिव वन रीजन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर फॉर एग्जांपल प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो कुछ उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो सारी एनर्जी हर्बीवोर को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट रेस्पिरेशन, खुद को जिंदा रखने के लिए उसको रेस्पिरेशन करनी है ना, उस टाइम वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उसको खर्च होती है एनर्जी रेस्पिरेशन में। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, सो नॉट ऑल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। तो इसीलिए कंज्यूमर्स के लिए सारी प्रोडक्टिविटी, इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूसर खुद के रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेम द टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। दो क्लाइमेटिक ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनके बेसिस पे डिकम्पोजिशन की रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, दो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर और द टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। जैसे हाई टेम्परेचर रीजन्स में डिकम्पोजिशन जल्दी होता है, क्योंकि क्या वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरियल एक्शन भी ज्यादा होती है, ठीक है। जो पोलर रीजन है वहाँ पे कम डिकम्पोजिशन होता है रेट, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। वाई इज एन अर्थवर्म कॉल्ड डिट्रीवोर? अर्थवर्म को हम डिट्रीवोर क्यों बोलते हैं? अर्थवर्म्स ingest and break down the detritus into small particles, hence they are called detrivores। वो डेड मैटर को डिकम्पोज करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं वहां से खाना अपना, इसलिए उनको डिट्रीवोर्स बोलते हैं। व्हाट इज meant by PAR? PAR का मतलब क्या होता है? इससे पहले भी वाले पार्ट में भी हमने ये किया, पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो सोलर रेडिएशन पड़ती है ना, आती है ना, सोलर से एनर्जी आती है, तो उसका वो वाला पार्ट जो प्लांट यूज करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं PAR। PAR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है PAR की फुल फॉर्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। व्हाट आर प्राइमरी कार्निवोर्स? प्राइमरी कार्निवोर्स कौन, किनको हम बोलते हैं? कार्निवर होते हैं ना जो मांस खाते हैं, वो प्लांट नहीं खाते हैं, वो खाते हैं किनको, एनिमल्स को खाते हैं। तो जो पहले डायरेक्टली जो हर्बीवोर को खाएंगे। प्राइमरी कार्निवर्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स हु डिपेंड ऑन द हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड नीड्स। मतलब देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट फूड बनाता है ना, प्लांट ये प्रोड्यूसर है, क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर। अब हर्बीवोर आया, हर्बीवोर क्या खाता है, वो पत्ते खाएगा, घास खाएगा, प्लांट के पार्ट को खाएगा, प्लांट को खाएगा, तो दैट मीन्स वो कंज्यूमर है ना, वो कंज्यूम करता है। हर्बीवोर खुद नहीं खाना बनाता है, वो कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर को, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। फिर आया कार्निवोर। कार्निवोर क्या खाता है, वो जानवर को खाता है, वो घास नहीं खाता, तो उसने खाया हर्बीवोर को, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कंज्यूमर है लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर को नहीं खाता है, ये खाता है हर्बीवोर को, तो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे ग्रीन प्लांट, वो प्रोड्यूसर होता है, हर्बीवोर होता है जो प्लांट को खाएगा, तो वो लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर है। कार्निवोर है वो जो हर्बीवोर खाएगा, वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर टॉप कार्निवोर है, वो उस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, उस कार्निवोर को खाता है। What is a detritus food chain made up of? How do they meet their energy and nutritional requirements? ठीक है,
इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। डिट्रस फूड चेन में कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगाई होते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रस। वो ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं, डिग्रेड करते हैं, फिर उनसे क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होती है, जो डेड मैटर को पहले छोटे छोटे इसमें करते हैं, छोटे पार्टिकल्स में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, फिर उनको एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेते हैं। नेम टू omnivores that occupy position in both grazing food chain as well as detritus food chain। दो omnivore होता है जो दोनों खाएगा। omnivore इंसान क्या है? इंसान omnivore है, प्लांट्स भी खाएगा, एनिमल्स के पार्ट्स और एनिमल्स को भी खाएगा, तो उसको omnivore बोलते हैं। तो हमें दो ऐसे omnivores का नाम बोलना है जो कि ग्रेजिंग फूड चेन का भी पार्ट है और डिट्रस फूड चेन का भी। तो कॉकरोच एंड क्रोज है ऐसे दो omnivores जो दोनों चीजें खाते हैं, जो डिट्रस फूड चेन में भी होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन में भी होते हैं। राइट द बेसिस ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेस इन इट्स कम्युनिटी नेचुरल सराउंडिंग्स। किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की पोजीशन मिलती है, इसकी कम्युनिटी में स्पेस मिलती है? देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ इनकी खाने की फीडिंग की रिलेशनशिप क्या होगी। ठीक है, मिस्टर Galgotia eats curd yogurt, in this case which tropic level he occupy? तो ही ऑक्यूपाइज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ही इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, क्योंकि गाय है हर्बिवोर, गाय क्या काऊ क्या खाएगी? हर्बिवोर खाएगी प्लांट को। हर्बिवोर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, वो डायरेक्टली प्लांट को खाएगी। हम इंसान है, हम काऊ का फिर प्रोडक्ट खाते हैं, तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि काऊ से हमने दूध लिया, वही पिया। ठीक है, काऊ खुद प्राइमरी कंज्यूमर है, हम सेकेंडरी कंज्यूमर बन गए। शाबाश। मैन कैन बी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हाँ, हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। मैन ईट्स प्लांट फूड, ही इज प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे हम डायरेक्टली साग खाते हैं, साग क्या है? वो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, हम वो भी खाते हैं। हम एनिमल फूड भी खाते हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इंसान जो है ना वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ऊपर मिल्क की बात थी, तो उस टाइम हम सेकेंडरी कंज्यूमर थे, क्योंकि हम हर्बिवोर जो था, काऊ जो था, उसका प्रोडक्ट खा रहे थे। अगर हम डायरेक्टली प्लांट खाएंगे, जैसे साग हम खाते हैं ना, तो या बीन्स होती है, वो डायरेक्टली हम क्या खाते हैं? प्रोड्यूसर का पार्ट या प्रोड्यूसर को खाते हैं, तो उस टाइम हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं। State what standing crop of a tropic level represents। Standing crop of a tropic level represent करता है amount of living matter biomass present at a tropic level at a given point of time। एक particular given point of time पे एक particular tropic level पे कितना living matter होता है, amount of living matter होता है। ठीक है, लिस्ट एनी टू वेज ऑफ मेजरिंग द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल। दो तरीके हमें बताइए कि जिससे हम स्टैंडिंग क्रॉप ट्रॉपिक लेवल का मेजर कर सकते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज बायोमास, दैट इज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ यूनिट एरिया एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ यूनिट एरिया। तो या हम बायोमास मेजर करेंगे कि मास कितना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन यूनिट एरिया, या हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेजर करेंगे इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, हाउ आर बायोमास एंड स्टैंडिंग क्रॉप रिलेटेड टू ईच अदर? बायोमास होता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ बायोमास। जैसे हमने ऊपर देखा, स्टैंडिंग क्रॉप मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ बायोमास, कितना बायोमास प्रेजेंट है ट्रॉपिक लेवल पे एट अ पर्टिकुलर टाइम। Why is measurement of biomass in terms of dry weight more accurate than fresh weight? मेजरमेंट अगर हम बायोमास करेंगे ना, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होती है अगर हम ड्राई वेट लेंगे देन फ्रेश वेट? मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट अवॉइड्स वेरिएशन इन वेट ड्यू टू सीजनल मॉइस्चर डिफरेंसेस। क्योंकि सीजन्स की वजह से मॉइस्चर में डिफरेंस होती है, हमारे एनवायरमेंट में कितना मॉइस्चर होगा, कितना वाटर वेपर कंटेंट होगा, वो डिफर करता है। तो अगर हम फ्रेश वेट लेते हैं ना, उसमें मॉइस्चर भी ऐड होता है, लेकिन जब हम ड्राई वेट लेते हैं उसमें मॉइस्चर का कोई रोल नहीं होता है, तो वो एक्यूरेट होता है ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना। डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ कम्युनिटी कंट्रोल्ड फिनोमेना इन विच द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज चेंज इन एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मैनर लीडिंग अल्टीमेटली टू एस्टैब्लिश ऑफ अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी कंट्रोल फिनोमेना होता है जिसमें स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कम्युनिटीज का चेंज होता है एक ऑर्डरली और सिक्वेंशियल मैनर में।
इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो चेंज होती है वो ऑर्डरली होती है और सीक्वेंशियल मैनर में होती है। उसमें अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जैसे पूरा वो स्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर की वजह से कुछ भी नहीं, सारा खत्म हो गया। फिर उसमें पहले अगर पत्थर होगा, पानी होगा वहाँ पे, फिर छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी आएंगे। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े से कुछ ग्रासेस आएंगे, उसके बाद कुछ थोड़े थोड़े प्लांट्स आएंगे, फिर कुछ टाइम के बाद ज़्यादा प्लांट्स आने लगेंगे और फिर अल्टीमेटली जब जंगल बनेगा तो वो स्टेबल होगा। फिर उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बनते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज भी चेंज होता है ऑर्डरली और सीक्वेंशियल मैनर में, राइट। व्हाट इज एन सीरी? सीरी हम किसको बोलते हैं? सो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो है दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया रिजल्टिंग इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसको हम सीरी बोलते हैं। एंटायर सीक्वेंस ऑफ जो कम्युनिटीज होती हैं जो एक गिवन एरिया में चेंज हो जाती हैं, जैसे पॉइनियर, फिर लास्ट में क्लाइमेक्स आ जाता है, तो उसको हम सीरी बोलते हैं। डिफाइन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी टर्मिनल स्टेज ऑफ सक्सेशन है, लास्ट स्टेज ऑफ सक्सेशन, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो स्टेबल होती है। मेंशन द रोल ऑफ पॉइनियर स्पीशीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑफ रॉक्स। तो रोल क्या है पॉइनियर स्पीशीज, कहाँ पे? रॉक्स पे, जो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है। लाइकन्स आर पॉइनियर स्पीशीज। पॉइनियर स्पीशीज को लाइकन्स क्या है? पॉइनियर स्पीशीज है। इन सक्सेशन ऑन रॉक्स दे सिक्रेट एसिड्स टू डिजोल्व द रॉक्स एंड हेल्प इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन एंड पे वे फॉर ब्रायोफाइट्स। देखो क्या होता है, जब कुछ नहीं होता ना तो लाइकन्स आते हैं, वो पॉइनियर स्पीशीज मानी जाती है, और वो रॉक्स पे आती है। वो रॉक उसको वो वहाँ पे एसिड्स रिलीज करते हैं, और रॉक उसको क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट करते हैं, और उनको वेदरिंग करती है रॉक्स की। और जब रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में किया, वो सॉइल बन गई। क्या बन गई? तो हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन। तो अब पहले तो ये रॉक्स पे आ गए थे, फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके लिए सॉइल चाहिए। जब सॉइल ये बनाते हैं फिर धीरे धीरे बाकी ऑर्गेनिजम्स आने लगते हैं। In northeastern region of India, during the process of jhum cultivation, forests are cleared by burning and left for regrowth after a year of cultivation. How would you explain the regrowth of forest in ecological terms? आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या होता है? जूम कल्टिवेशन होता है, जूमिंग होती है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। उसमें क्या होता है कि वो आग लगा देते हैं, फिर उस एरिया को ख़त्म करते हैं सारा, ठीक है, जंगलों को काट के फिर वहाँ पे उगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। फिर वहाँ पे रीग्रोथ हो जाती है फॉरेस्ट की। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप की आपस में क्या डिफरेंसेस है? देखो, स्टैंडिंग स्टेट हम किसको बोलते हैं? ये होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट सच एज नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ एन इकोसिस्टम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट पे सॉइल में, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोसिस्टम में, सॉइल में जो है कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, उसको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। तो इट इज इन द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जो हो ये न्यूट्रेंट्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? ये रेफर करता है अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल एट अ गिवन ट्रॉपिकल लेवल एट अ टाइम। ये बायोटिक कंपोनेंट होता है, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप में हम बायोमास लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, लेकिन स्टैंडिंग स्टेट में हम न्यूट्रंट्स लेते हैं, वो एबायोटिक होता है, वो नॉन लिविंग होता है। तो स्टैंडिंग स्टेट में हम अमाउंट ऑफ कितना है नॉन लिविंग मैटर का, और स्टैंडिंग क्रॉप में हम लिविंग बायोमास लेते हैं। नेम टू फॉर्म्स ऑफ रिजर्वर्स ऑफ कार्बन दैट रेगुलेट द इकोसिस्टम कार्बन साइकिल। तो एक्सप्लेनेशन, डिजॉल्व्ड कार्बन इन ओशंस एंड कार्बन इन फॉसिल फ्यूल्स। तो ऑब्वियसली ओशंस में भी डिजॉल्व करके होता है ना कार्बन, उसको हम जो जब कार्बन डाइऑक्साइड रेट इंक्रीज होती है, अगर ओशंस का इधर उधर हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है इंक्रीज हो जाता है। इवन जैसे जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, उतनी एसिडिटी ओशंस में ज़्यादा होती है। और वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स में भी कार्बन बहुत होता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है। तभी तो फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करने की सजेशन दी जाती है। हाउ मच ऑफ कार्बन इज फिक्सड इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली एंड डिजॉल्व्ड इन ओशंस। तो एनुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू 4 × 10⁻13 kgs ऑफ कार्बन फिक्स होता है एनुअली। 71% ऑफ कार्बन डिजॉल्व होता है ओशंस में। ओशंस को कार्बन सिंक्स भी बोला जाता है। नेम द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फास्फोरस एंड द फॉर्म इन विच इट इज प्रेजेंट। तो रॉक्स होती हैं, क्या रॉक्स होती है नेचुरल रिजर्वर ऑफ फास्फोरस, और ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है,
ठीक है, तो रॉक्स क्या है, रॉक्स है नेचुरल रिजर्वायर फॉस्फोरस का और ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। Who put a price tag for the ecosystem services? What it is its value? Robert Constanza et al. Have tried to put a price tag. It is estimated to be about 33 trillion US dollars. So it was all for today in this session. ये इसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टर्म्स को हमने जाना इसमें। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन की लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, सो दैट कि मैं फर्दर इनको कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड अगर आपकी कुछ और भी सजेशंस है वो भी आप दे दीजिए। और बाकी अगर कोई बच्चा VLW कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की है कुछ दिनों के लिए, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी हमारी क्लास होती है रोज़ 8:30 बजे, कंप्यूटर की क्लास 5 बजे होती है, और यूट्यूब की मैं बात कर रही हूँ, और इंग्लिश ग्रामर भी मैं करा रही हूँ सुबह 11 बजे। और जिसको मिस हुए हैं पिछले क्लासेस उसके लिए वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाके वो चेक कर लीजिए। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।